मैं सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, बिहार के समस्त 10वें वर्ग में अध्ययनरत छात्रों के लिए एक अनमोल जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं, अनमोल लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। आप चाहे कहीं के भी छात्र हो, पटना के हो, मुजफ्फरपुर के हो, भागलपुर के हो, दरभंगा के हो, बांका के हो, जमुई के हो, सीतामढ़ी के हो, मधुबनी के हो, समस्तीपुर के हो, मुंगेर के हो, जमालपुर के हो या गांव के एक गरीब कस्बे के छात्र हो, आपके लिए समान रूप से ये उपयोगी है। इस लेक्चर सीरीज के तहत अर्थशास्त्र विषय में दूसरे चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय से संबंधित मैं आपको जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। ये आपके लिए बेहद ही लाभदायक होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube जो बिल्कुल फ्री है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन को दबा लें क्योंकि जब जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूं आपको जानकारी त्वरित मिल जाए। आइए जानकारी शुरुआत में कर रहा हूं। आय किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक कार्य के बदले जो पारिश्रमिक प्राप्त करता है उसको हम लोग आय कहते हैं, उसको हम लोग इनकम कहते हैं। इसमें 3 शब्द पर ध्यान देना है, 3 शब्द, शारीरिक, मानसिक और प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक। इसमें कि जो शारीरिक और मानसिक कार्य करते हैं उसके लिए जो हमको आय प्राप्त होती है उसको हम लोग इनकम कहते हैं। चोर यदि चोरी करे, डकैत यदि बैंक को लूट ले तो वो धन तो प्राप्त कर सकता है लेकिन वो आय नहीं माना जाएगा क्योंकि वो परिश्रम से नहीं प्राप्त किया गया है। लेकिन एक गरीब किसान जो हार तोड़ करके परिश्रम करके अपने खेत में अन्न का उत्पादन करता है और उससे जो आय प्राप्त होती है बेचने के बाद, वो उसके लिए आय होगा, इनकम होगा। अब एक बात और ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य आय पैदा करता है, वस्तु भी और सेवा भी आय पैदा करती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको लाजवाब उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे भूमि की आय। भूमि की आय जानते हैं कि किसान उससे अन्न का उत्पादन करते हैं और अन्न को बेच करके आय प्राप्त करते हैं। सरकार को भूमि से लगान प्राप्त होता है। जैसे कोई श्रम करता है तो उसके लिए उसको पारिश्रमिक मिलती है। पूंजी है, आप उसको बैंक में जमा कर दीजिए, ब्याज के रूप में आपको आय प्राप्त होगी। कोई व्यवस्थापक है, किसी चीज की व्यवस्था करता है तो उसके लिए उसको वेतन प्राप्त होता है। कोई इंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो कोई उद्यम करता है, उससे प्राप्त होने वाला लाभ उसका आय है। अगली जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है वो भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली, हरियाणा ये सब समृद्ध राज्य माने जाते हैं। इसलिए समृद्ध राज्य माने जाते हैं क्योंकि वहां पर आपको आय के बेहतर स्रोत हैं, प्रति व्यक्ति आय बेहतर है। जबकि बिहार, उड़ीसा ये निम्न आय वाला राज्य है। आपको ऐसा नहीं है, इस उदाहरण का आप प्रत्यक्ष प्रमाण भी आप देख सकते हैं कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश कि आपको लाखों लाख मजदूर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा इन सब जगहों पर कमाने जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई मराठी या कोई पंजाबी या कोई हरियाणी मजदूर कोई बिहार काम करने के लिए आया हो, उत्तर प्रदेश का? नहीं, बहुत कम, रेयरेस्ट पर शायद ऐसी उदाहरण आपको न मिलेगी क्योंकि यहां पर तो स्वतः आय के स्रोत ही कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है, वो यहां क्यों आवेगा? ये तो निगेटिव इनफ्लो हुई, ऐसा आप नहीं देखे। इसी तरह देश में भी है। अमेरिका, जापान समृद्ध देश में गिने जाते हैं जबकि अधिकांश अफ्रीकी देश, भले ही संसाधन उनके पास ज्यादा है लेकिन फिर भी वो गरीब देश हैं क्योंकि वहां पर अफ्रीकन देश में प्रति व्यक्ति आय कम है और अमेरिका, जापान में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। अब आप आइए एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री का नाम जाने। अत्यंत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है जिसके बारे में आपको बराबर पूछा भी जाता है और ये कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा में भी इसके बारे में पूछे जाती है। इसलिए मैं अभी आपका प्लेटफॉर्म और आधार तैयार कर देना चाहता हूं। इनका नाम है रेगनर नर्क्स। रेगनर नर्क्स, इन्होंने गरीबी की कुचक्र संबंधित अवधारणा प्रस्तुत की थी। गरीबी के कुचक्र संबंधित अवधारणा का कहना यह है कि गरीबी को जन्म देता है। यह कोई बूझ बुझावल नहीं है, पहेली नहीं है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि गरीब को जब कम आय प्राप्त होगी तो स्वाभाविक है कि उसका बचत भी कम होगा। उसी अनुपात में बचत कम होगा तो उसका पूंजी निर्माण का भी दर कम होगा। अब पूंजी उसका पास कम होगा तो वो इन्वेस्ट भी कम करेगा, इन्वेस्ट कम करेगा तो फिर आय कम होगा, आय कम होगा
तो फिर बचत कम होगा। इस तरह से एक सर्किल एक चलता रहता है और उसके कारण अगली पीढ़ी और गरीब होते जाती है। इसी को गरीबी की हम लोग कुचक्र संबंधित अवधारणा कहते हैं। रेगनर नर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा जान ले। इनका जन्म एस्तोनिया में हुआ था। ये मूल रूप से स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये संतुलित विकास के पक्षधर थे। संतुलित उनका यह कहना था कि विकास यदि एक पक्षीय हो तो बेकार हो। जब तक यदि गरीब विकास न करेगा तो बेकार है। वो संतुलित विकास नहीं है, वो एक पक्षीय विकास है जो कोई धनाढ़ी व्यक्ति विकास करे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी ये जान लीजिए, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, मैं आपको डेटा जो दे रहा हूं वो रिसेंट डेटा दे रहा हूं, 2018-19 के अनुसार गोवा है। गोवा है, जबकि आपके पाठ्य पुस्तक का, आपके टेक्स्ट बुक की कुछ डाटा पुरानी भी है। उसमें कहीं कहीं चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा बतलाया गया है। हालांकि वो पहले था, आज से 10 वर्ष 12 वर्ष पहले था, लेकिन अब नहीं। गोवा के बाद वर्तमान में दिल्ली का स्थान आता है। अब आइए बिहार। आपके पाठ्य पुस्तक के डेटा के अनुसार 2005-06 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय 6610 रुपए बतलाए गए हैं। लेकिन मैं आपको रिसेंट डेटा भी देता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने फरवरी 2020 के आंकड़े के अनुसार यह कहा कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय अब 43,000 रुपया है। इसका अर्थ है कि बिहार अब तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। स्वाभाविक है कि पटना राजधानी है, वहां पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। चिकित्सा हो, शिक्षा हो, बाजार हो, अर्थव्यवस्था वहां की मजबूत है। जितने भी 38 जिला के धनाढ्य व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका बिजनेस डीलिंग वहीं से जुड़ा हुआ है, तार वहीं से जुड़ा हुआ है। इसलिए पटना के प्रति व्यक्ति आय स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी और शिवहर का कम है, क्योंकि वहां पर ठीक इसके विपरीत परिस्थितियां हैं। अगला जो महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है, कि 2008 और 9 के अनुसार सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा दिया था कि गुजरात, इसका विकास दर 11.05% था। उसके बाद बिहार का ही विकास दर 11.03% था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, जो आज भी हैं, और उनकी काफी ख्याति भी बढ़ी थी और इसमें विकास के रास्ते पर बिहार तेजी से अग्रसर था। इस बात का पहली बार प्रमाण मिला था। अगली जो जानकारी जान लीजिए वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की अंग्रेजी शब्दावली है नेशनल इनकम। सामान्य भाषा में मैं आपको बहुत ज्यादा कठिन भाषा में नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सामान्य भाषा में अर्थशास्त्र समझाना पसंद करूंगा, क्योंकि यदि मैं आपको कठिन भाषा में बतलाऊंगा तो शायद आपके लिए उतना फायदेमंद न हो। तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल इनकम एक वर्ष की अवधि में, सिंगल ईयर, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष के अवधि में, ईयर में, कुल मूल्य वस्तु का और सेवा का, मोटा मोटी उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अगला जो टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है। इसके बारे में हम लोग जाने, और वो है नेट नेशनल इनकम, जिसकी हिंदी शब्दावली है शुद्ध राष्ट्रीय आय। देखिए, उत्पादन के क्रम में कुछ खर्च भी होता है, तो उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को घटा करके कुल उत्पादन में से जो बचता है, सामान्य रूप से उसको मलाई कहिए, जो दूध से निकलने वाला मलाई है, तो उसको शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब एक ब्रिटेन के रहने वाले महान अर्थशास्त्री प्रोफेसर केन्स ने इसको सामान्य भाषा में समझाया कि राष्ट्रीय आय जो है, जितना आप उपभोग करते हैं और उसके बाद जो बचाते हैं, जिसका आप विनियोग करते हैं, तो राष्ट्रीय आय उपभोग जो व्यय करते हैं और जो बचा के रखते हैं या उसका इन्वेस्ट करते हैं, इन दोनों का योग है। बड़ा ही सरल भाषा में बतलाया था और प्रोफेसर केन्स ने बतलाया था। अब आइए कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसकी अंग्रेजी शब्दावली है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका
और इस कार्य की सहायता के लिए एक और उपकरण है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी भी देती है। अब राष्ट्रीय आय को जानने में 3 इकोनॉमिक टर्म आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत जरूरी पड़ेगा और प्रतियोगी परीक्षा में भी इसकी बार बार उपयोग होगी। इसलिए इसके लिए आप आधारभूत अपनी अवधारणा को स्पष्ट कर ले। एक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी, हिंदी में उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और तीसरी शब्दावली है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो पहला हम लोग इकोनॉमिक टर्म से शुरुआत करें और आइए, पहला इकोनॉमिक टर्म है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जान लीजिए कि एक देश के सीमा के अंदर किसी खास समय, जनरली 1 वर्ष होता है, उसके अंदर वस्तुओं और सेवा का कुल मूल्य हम लोग ले उसको सकल कहते हैं। सकल मोटा मोटी ध्यान रखिएगा कि सकल जो होता है उसको हम लोग सामान्य भाषा में कह सकते हैं कुल। सकल जो होता है उसको सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं कुल। होता क्या है कि कुल सिर्फ एक ही पैरामीटर्स के जितनी भी वस्तुएं हैं उसको या मूल्य को हम जोड़ दे तो उसको कुल कहते हैं। लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स के वस्तुएं और अथवा मूल्य को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा उसको हम लोग सकल कहते हैं। दूसरा है कि हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे विदेश में कुछ भारतीय रहने वाले अपना आमदनी का जो हिस्सा भारत में भेजते हैं और भारत में रहने वाले बहुत सारे विदेशी जो अपने आमदनी का जो हिस्सा अपने मूल देश को भेजते हैं या अन्य देश को भेजते हैं, उनका यदि जोड़ घटाव कर लिया जाए और तब जो शेष बचे उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि वो तो भले मान लीजिए जीडीपी में आपका काउंट हुआ लेकिन वो आपके देश का नहीं है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो विदेशी भारत में भले धन अर्जित करते हैं लेकिन वो अपने देश भेजेंगे उसको घटा लेना है, और जो भारतीय दूसरे देश में हैं भले दूसरे देश में अर्जित करते हैं लेकिन वो भारत अपने आमदनी का जो हिस्सा भेजेंगे उसको जोड़ लेना है। उस जोड़ घटाव के बाद जो आएगा उसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। इसमें ध्यान रखिएगा कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में खर्च को हम घटाने के बाद जो हमको शेष प्राप्त हो, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में जैसे पूंजी की घिसावट हुई, मरम्मत पर किया गया व्यय हुआ, बीमा हुआ, टैक्स हुआ, जिसको हम हिंदी में कर कहते हैं, इन सब को देने के बाद जो आपको बचा उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब आइए राष्ट्रीय गणना का इतिहास। भारत में राष्ट्रीय आय के गणना का बहुत पुराना इतिहास नहीं है। इसके लिए हमें दादा भाई नौरोजी का एहसानमंद होना पड़ेगा। दादा भाई नौरोजी भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में उन्होंने पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इसके पूर्व अंग्रेज ये बोला करते थे कि हमारे आने से भारत में आर्थिक समृद्धि आई है, भारत आर्थिक रूप से तेज विकास के पथ पर अग्रसर है। दादा भाई नौरोजी ने इस अवधारणा को तोड़ा और उन्होंने पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी, और दादा भाई नौरोजी ने इस बात को साबित किया कि अंग्रेज वास्तविकता में भारत को उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल करके शोषण कर रहे हैं और आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं। भारत के प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए है, मात्र 20 रुपए। इस तरह से उन्होंने डेटा के साथ साबित किया कि भारत को गरीबी के अंधकार में अंग्रेज झोंक रहे हैं। इसके बाद फिर आए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VKRV राव। इनका पूरा नाम यदि कहिएगा तो विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव। ये मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये भारत के शिक्षा मंत्री भी बने। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना की थी। उन्होंने 1925 से 29 के बीच राष्ट्रीय आय का आंकड़ा प्रस्तुत किया था, वो सर्वाधिक प्रचलित भी रहा था। इसके बाद 1949 ईस्वी के आसपास
प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की ही दी हुई मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मॉडल है, उसी के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। 1951 में जो प्रथम रिपोर्ट आया उसमें 1948-49 में देश का कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ बतलाया गया और प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा उस समय था। उसके बाद 1954 ईस्वी में कितना ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछेगा 1954। 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसके बाद यही संस्था प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना करती है। प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं? इन इंग्लिश वी से इट एज ए पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि नाम सही स्पष्ट है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को मोटा मोटी भाषा में यदि हम कहें कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग लगा देने के बाद जो हमको प्राप्त हो उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय से जीवन स्तर का पता लगता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से ही हमको यह पता लगता है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा राज्य विकसित है, कौन सा विकासशील है अथवा अर्धविकसित है या कौन सा पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में हमको पता लगता है। एक रोचक तथ्य आप जान लीजिए कि यदि आय में वृद्धि होती है प्रति व्यक्ति आय में तो वो व्यक्ति ज्यादा खर्च करेगा और खर्च करेगा तो मार्केट से ज्यादा सामान खरीदेगा, मार्केट से ज्यादा सामान खरीदेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो फिर आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो खर्च ज्यादा करेगा। एक साइकिल बनता है, एक चक्र बनता है। जैसे कि आप उदाहरण दीजिए, व्यक्ति यदि गरीब है तो सबसे पहले पेट भूख का सोचेगा, उसके बाद यदि उसको आवागमन का साधन चाहिए तो पहले साइकिल के बारे में सोचेगा, लेकिन जब वो पैसे वाला होता है तो उसके बाद वो बाइक खरीदता है, उससे भी ज्यादा पैसा होता है तो कार खरीदता है। और धनाढ्य परिवार में सिर्फ एक परिवार में 4-4, 5-5 कार भी रहते हैं और उससे भी उच्च स्तर के धनाढ्य परिवार के पास तो हेलीकॉप्टर तक, जहाज तक होता है। आइए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी व्यय में भी वृद्धि होगी और व्यय के बाद उत्पादन में भी वृद्धि होगी। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ कठिनाइयां हैं। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का प्रश्न है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आप मोटा मोटी ध्यान रखें कि राष्ट्रीय आय के गणना में कठिनाइयां मुख्य रूप से दो है। एक तो कि आंकड़ा एकत्र करने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग डेटास, और दूसरा है दोहरी गणना की त्रुटि। देखिए कि भारत बहुत बड़ा देश है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेकर के सिलचर तक डेटा को एकत्र करना ये एक मुश्किल कार्य है, दुष्कर कार्य है। कई जगह डेटा छूट जाता है, कई जगह सिर्फ कागजी डेटा पूर्ति की जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि डेटा जो उपलब्ध कराए जाते हैं वो प्रामाणिक और बिल्कुल शुद्ध में थोड़ा सा शक होता है। इसके बाद है कि दोहरी गणना की त्रुटि, मिस्टेक ऑफ रिपीटेशन, वी से इट इन इंग्लिश वी से इट एज ए मिस्टेक ऑफ रिपीटेशन। दोहरी गणना ऐसा होता है कि बहुत बड़े भौगोलिक संरचना के कारण कोई एक डेटा दो बार भी काउंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं, बिहार के व्यक्ति महाराष्ट्र में भी काम करते हैं, दिल्ली में भी काम करते हैं। जब डेटा बनाने के लिए सर्वेयर जाते हैं तो गांव में उस बिहारी का डेटा बिहार में भी काउंट करा दिया जाता है और कोई दूसरा डेटा सर्वेयर जब दिल्ली में जाता है, मुंबई में जाता है तो वहां भी उसका डेटा ऐड हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि वो कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी, कई ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी दोबारा काउंट हो जाती है और ये एग्जैक्ट काउंटिंग ये नहीं देता है। अब आइए, राष्ट्रीय आय का विकास कैसे करें, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आय के विकास के लिए शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पूंजी निवेश, इन 4 चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन 4 चीज पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि शिक्षा मनुष्य के सोच के स्तर को व्यापक बनाता है, सोच के स्तर को ऊंचा उठाता है और विज्ञान और तकनीक से उत्पादन तेजी से होता है और विनियोग से
जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे रोजगार का सृजन होता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होगी। तो ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए ये आवश्यक कार्य हैं और इनको करना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान आपको रखना है कि सिर्फ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से ही आपको यह गारंटी नहीं है कि देश पूर्ण विकसित हो रहा है। यदि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से गरीबों की आय नहीं बढ़ रही हो, सिर्फ अमीर ही माला माल हो रहे हैं, तो इसको हम संतुलित विकास नहीं कहेंगे। मान लीजिए कि गरीब और गरीब होता चले और अमीर होते चले और माला माल होते चले और गरीब कंगाल ही होते चले, तो हम उसको संतुलित विकास नहीं कहेंगे। इसलिए अब नई जो विकास की अवधारणा है उसको हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। सबको संभालो, सबको इंक्लूड करो, इसलिए इसको इंक्लूसिव ग्रोथ भी कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि यदि हम ऊपर वाले परिस्थिति को छोड़ दें कि ऊपर वाले परिस्थिति अर्थात क्या कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो लेकिन गरीब के आय में कोई वृद्धि न हो रही है, इस परिस्थिति को छोड़ दे, यदि सबके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही, चाहे धनाढ्य वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, सबके लिए, उद्योगपति हो चाहे सामान्य मजदूर हो, हर व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो, तो उसको हम लोग संतुलित विकास कहेंगे। और यही विकास आज के लिए आवश्यक है, आज के लिए यही जरूरी है। इसी के साथ दूसरा चैप्टर अर्थशास्त्र का समाप्त हुआ और मैं समस्त बिहार के सभी 10वीं वर्ग में अध्ययनरत छात्रों को पुनः आग्रह करूंगा कि आप मेरा YouTube चैनल जो बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबा लें कि फिर मैं आपको कोई चैप्टर्स, फिर मैं कोई जानकारी अपलोड करूं। मैं वस्तुनिष्ठ जानकारी भी आपको आगे प्रस्तुत करूंगा, एक से एक आपको जानकारी प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको मिलता चले। और इस तरह से मैं सुनील जी अब आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।